अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इको 401 की सीरीज़ पर बात हो रही है और इस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 16 से जो सवालात बन सकते हैं वो लेक्चर नंबर 16 के जो कंसेप्ट हैं वो, उसके अलावा इन सवालों के जवाबात जो कि पेपर में आते रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल कट टू फिट को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर ये हाईलाइटेड हैंड आउट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि प्रोड्यूसर बिहेवियर पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल किया जाना चाहिए। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया था, इस वजह से मैंने बताया। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर पर बात करते हुए कि कॉस्ट की कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वेरिएबल वेरी करती है। इसकी जो कीमत है, किसकी कीमत? हाँ, आउटपुट की कीमत। मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी या कम होगी, ठीक है। तो आउटपुट के साथ जो कीमत वेरी करे, चेंज हो, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। मतलब कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है। वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल और ओवरहेड डेट चार्जेज। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली बात तो आ गई लेबर, क्योंकि जब आप यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे किसी भी चीज़ की तो आपको ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, तो इस वजह से जो आपकी कीमत है या जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मटेरियल, अगर मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मटेरियल भी ज़्यादा होगा, तो मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नाम से जाहिर है कि इसकी कीमत नहीं बढ़ती। जितनी मर्ज़ी आप आउटपुट बढ़ाएं, इसकी कीमत फिक्स रहती है। जैसे लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, लॉन्ग रन क्या थी? भूल गए, मैं बताता हूँ। लॉन्ग रन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं। सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो जो आउटपुट है वो भी इंतहाई हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी, और उस सूरत में फ़िक्स कॉस्ट कोई भी नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखें, जब आउटपुट एक इंतहाई हद से वसी हो जाएगी, मैं आपको बताऊँ फ़िक्स कॉस्ट क्या है। फ़िक्स कॉस्ट में आता है रेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट। अच्छा, सादा सी मिसाल दूँ रेंट की। अब जब आउटपुट एक ख़ास हद से इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे जो जगह चाहिए होगी वो भी ज़्यादा चाहिए होगी ना। तो ज़्यादा जगह पहले तो मेरे पास नहीं थी। अब जब मैं एक ख़ास हद से ज़्यादा तजावुज़ करूँगा तो जो जगह मज़ीद मुझे चाहिए होगी उसका रेंट भी तो शामिल होगा। तो फ़िक्स कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में कोई फ़िक्स कॉस्ट इस वजह से नहीं होती, क्योंकि आउटपुट एक ख़ास हद से बढ़ जाती है और जो है ये मामलात हैं। मगर शॉर्ट रन में फ़िक्स कॉस्ट होती है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आउटपुट के साथ फ़िक्स रहती है। अच्छा, उसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो सम होगा किसका? फ़िक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। आप प्रोड्यूसर हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी चीज़ें बनाने में जो अखराजात फ़िक्स कॉस्ट आएंगी उनको भी आप लगाएंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट होंगी उनको भी लगाएंगे, फिर आपकी टोटल कॉस्ट आएगी ना। तो ये फ़िक्स कॉस्ट है। अच्छा, हाँ, इट प्लॉट्स अ वर्टिकल समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये भी मैं बता दूंगा जब ग्राफ पढ़ेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे 3 मैंने लिखा है और ये कुछ कहानी भी लिखी है। कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अच्छा जी, जो ये सारी चीज़ें मैं ग्राफ में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे बताना ये है कि 3 नंबर का इसमें से पूछा गया है टोटल कॉस्ट, या तो वो पूछता है आपसे या वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछता है, वीसी। तो इसी फार्मूले से ये निकला है, देखें, वीसी को चेंज करके टोटल कॉस्ट और एफसी फिक्स कॉस्ट को उस तरफ ले गया मैं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी मैं निकाल सकता हूँ इसी फार्मूले से। तो ये एमसीक्यूज नहीं, 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। इंतहाई मुश्किल नहीं है। देखिए, एवरेज किसी भी चीज़ का लेना हो तो जो आपके पास वैल्यू होती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट अगर मैंने फाइंड करनी है तो किसी भी चीज़ की एवरेज टोटल कॉस्ट अगर मैंने फाइंड करनी है मिसाल के तौर पे, तो कैसे निकालूंगा? जो टोटल कॉस्ट होगी उसको डिवाइड करूंगा किससे? क्वांटिटी से, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह एवरेज में फ़िक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ। कैसे? एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट अगर मैंने निकालनी है तो फ़िक्स्ड कॉस्ट को जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दूंगा, एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये आगे लिखा है AVC + AFC इज इक्वल टू ATC और AC। बड़ी मुश्किल बात है। देखिए, हमें पता है कि TC यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू VC + FC।
जब एवरेज टोटल कॉस्ट होगी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट का मजमूआ ही होगी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है मैं बता चुका कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मैंने निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, जो कि इसने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, इसी तरह एवरेज फिक्स कॉस्ट भी मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये एक अहम बात है यहाँ पे, AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एज यू आर डिवाइडिंग अ फिक्स्ड नंबर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आउटपुट। देखें, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट होती है, इसकी आउटपुट अगर बढ़ती जाए इसकी कीमत नहीं बढ़ती। ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स रहती है, आउटपुट बढ़ेगी। अब एवरेज निकालूंगा मैं तो आउटपुट तो बढ़ती जा रही है, आउटपुट अगर बढ़ गई है तो 10/10 थी, अगर 10 कीमत थी और 10 ही आउटपुट थी तो 1 आ गया। लेकिन आउटपुट क्योंकि बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत फिक्स है, 10 कीमत थी और आउटपुट बढ़ के 20 हो गई, तो एवरेज जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जाएगी और उसका जो डाउनवर्ड, यही वजह है कि उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल एंड आउटपुट इंक्रीजेज एंड देन राइजेज। अब वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप क्या होगा, पहले गिरेगा और उसके बाद जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा सही तरीके से मज़ीद। हाँ, उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिन एडिशन होता है किस में, टोटल कॉस्ट में। ठीक है, अगर एक यूनिट मज़ीद बढ़ाया जाए तो जो कीमत में मज़ीद एडिशन आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। The change in total variable cost resulting from the change in quantity of output produced by a firm in a short run. Marginal cost indicates how much total cost change for a given change in quantity of output. तो यही है कि जब मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना एडिशन होगा। और आपसे एक सवाल है कि क्या, अच्छा ये कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में होता है, क्या लॉन्ग रन में भी मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, फिर इसका जवाब भी मैं बताऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू TC कास्ट बाय यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, वही बात हो रही है कि आउटपुट, जितना आउटपुट बढ़ेगा एडिशन होगी आउटपुट की, तो जो कॉस्ट में भी एडिशन होगी। MC इज़ इक्वल टू डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q, मतलब प्राइस में या कॉस्ट में कितना चेंज आया उसको क्वांटिटी में चेंज से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा से मुराद होता है चेंज। अच्छा, उसके बाद है जनाब ये टेबल में देखें, ये जो पहली हमारे पास पहला कॉलम है ये वाला आउटपुट वाला, तो आउटपुट में देखें पहले 0 है, फिर 1 2 3 4 इस तरह आउटपुट जो है वो नीचे जाते हुए इंक्रीज़ होती जाती है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने बताया ये फिक्स होती है, आउटपुट के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये सारी सेम है 12 12 12। वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू चेंज होती है। देखिए, जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे तो फिक्स कॉस्ट जो है वो तो फिक्स ही है, जबकि वेरिएबल की 0 है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट होगी। अच्छा, जब यूनिट मैं बढ़ाता गया मैं 3 यूनिट पे आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट 12 ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई, 21 हो गई, और जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 33 हो गई। उसके बाद यूनिट मैंने बढ़ाए 6 हो गए और टोटल कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 72। तो देखिए, ये ग्राफ हमें, ये टेबल हमें ये बता रहा है कि टोटल कॉस्ट में जो इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, इस वजह से टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है या बढ़ रही है। यही बात जो मैंने टेबल में बताई यही मैं ग्राफ से भी बता देता हूँ। देखें, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है, इसका ये जो बन रहा है ग्राफ, इसकी लाइन ये ब्लू कलर की, ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल पे इस पे आउटपुट है और वर्टिकल में कॉस्ट है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है। अब ये फिक्स कॉस्ट तो चूँकि मैंने बता दिया ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, और इसका जो ग्राफ है ये है पिंक। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो 0 थी, जब 0 यूनिट थे तो 0 इसकी कीमत थी, जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस किए मैंने तो ये कीमत बढ़ती गई, ये बढ़ती गई, ये देखें ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ना, अगर मैं इस मकाम पे कीमत निकालना चाहूँ तो ज़्यादा होगी, ये सीधी इधर लेके जाऊँगा मैं, बिल्कुल सीधी, जो कि है नहीं 60 पे, और इसी तरह 6 यूनिट जब मैंने प्रोड्यूस किए तो 60 रुपये तकरीबन बन रहे थे। अच्छा, और अगर मैं यहाँ देखूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ये इससे ज़्यादा होगी, तकरीबन 100 के करीब होगी। कब, जब मैं 7 यूनिट
प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, तो ये सारी बातें, सारी ग्राफ आपको मैंने बताए हुए हैं। अब टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर क्यों है एवरेज कॉस्ट के? हाँ बताएं। और ये ज़ीरो से भी शुरू नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है? ये देखें ना, ओरिजिन से नहीं शुरू हो रही, टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ से फिक्स कॉस्ट है। मैं बताता हूँ टोटल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मजमूआ होती है। ज़ीरो से क्यों शुरू नहीं कर सकता मैं इसको? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है ना, जो कि 12 रुपये है, टेबल में मैंने बताई थी ना 12 12 12। तो ये इसी वजह से ये यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ से फिक्स कॉस्ट होती है। अब दूसरा जो सवाल था, ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मजमूआ है। अब ये हमेशा ऊपर ही होगी क्योंकि इसमें जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी इन दो ग्राफ का जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा होगा ना बनिस्बत इस एक ग्राफ के। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो दो ग्राफ को एक तरह से बता रही है, यानी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ को भी बता रही है और फिक्स कॉस्ट के ग्राफ को भी बता रही है, इस वजह से ये ऊपर है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन ए सी एंड ए वी सी कर्व। ये मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि ए सी जो है वो पहले फ़ाल होगी क्योंकि ए सी जो है ए एफ सी और ए वी सी का मजमूआ है, और दो ग्राफ का रिज़ल्ट जो होगा, दो कर्व का रिज़ल्ट वो ज़्यादा होगा बनिस्बत एक के। और उसके बाद ये कहता है देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। ये हम पिछले लेक्चर में भी बड़ी कहानी हमने इस पर सुनाई है, ये याद है, फर्म बिगर 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 होती जाएगी। तो यही बात है, तो जब प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो यही बात वो बता रहा है। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, मिसाल के तौर पे आप एक ही यूनिट बना रहे हैं, एक ही लैपटॉप मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पूरा मशीनें ख़रीदूँ, फिर रॉ मटेरियल लेकर आऊँ। ठीक है, हालांकि मैंने बनाना सिर्फ एक है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। या मैं 10 बनाऊँगा, जब मैं 10 बनाऊँगा तो रॉ मटेरियल मेरे पास है, मशीन भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये इस वजह से पर यूनिट जो है कीमत कम होती जाएगी। उसके बाद है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। सबसे पहला है इन द केस ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या था, भूल गए ना? मैं नहीं बताऊंगा, पिछला लेक्चर सुने, लेक्चर नंबर 14। हाँ, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की सूरत में क्या होगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लेकिन फॉलिंग स्लोप होगा। वजह क्या है? मैं बताता हूँ, क्योंकि पर यूनिट जो आपकी कीमत है वो कम होती जाएगी और टोटल जो कॉस्ट है वो बढ़ती तो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कीमत आएगी ना उस यूनिट प्रोड्यूस करने की भी, लेकिन उसका फॉलिंग स्लोप इस वजह से होगा क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। समझ आई? अच्छा, और ये कह रहे हैं स्लोप कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होगी विद इंक्रीजिंग स्लोप। हाँ, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एडिशन, जो एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो दरअसल महंगा प्रोड्यूस कर रहे थे हम, याद है अगले पेज पे हमने पढ़ा था डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, और कांस्टेंट कॉस्ट जो है उसमें यही होगा कि जितना इनपुट में इजाफा होगा उसी कदर आउटपुट में इजाफा होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये तीनों इंतहाई अहम है, मैं कह रहा हूँ रट लेंगे, हालांकि रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ आने वाली ही बात है। अच्छा, ऊपर हमने देखा है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का बिहेवियर। अब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर भी देखते हैं। इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर अ टिपिकल फर्म इज़ यू शेप्ड। अच्छा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में क्या होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व, और आफ्टर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीज फर्दर अचीव कांस्टेंट कॉस्ट LRTC बिकम फ्लैट। अच्छा, कांस्टेंट में क्या होगी, LRAC फ्लैट हो जाएगी, जबकि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, पॉजिटिव स्केल हो जाएगा। तो ये MCQs के हवाले से है अहम, तो ये याद रखें। उसके बाद है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है कि इन केस ऑफ फर्म enjoying इकोनॉमीज ऑफ स्केल ईच इंक्रीमेंटल यूनिट विल कॉस्ट लेस देन प्रीसीडिंग वन। वही बात है कि जब हर नया बनने वाला यूनिट की कीमत कम होगी पिछले वाले से, तो LRMC विल बी फॉलिंग।
जबकि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, हर नया बनने वाला जो यूनिट होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कांस्टेंट में क्या होगी, जितनी कीमत है उतनी ही अगले यूनिट की आएगी। ठीक है। रिलेशन बिटवीन SRAC एंड LRAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कर्व है उसे SRAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है बनाई जाती है। और ये होता क्या है कि लॉन्ग रन LRAC इज शोन एज अ स्मूथ यू शेप कर्व ड्रॉन टेंजेंट टू दी SRAC। अच्छा, LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, ये यू शेप होती है और SRAC पर एक तरह से टेंजेंट होती है। टेंजेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो 90 के एंगल पे आके गिरे, ठीक है, वो टेंजेंट होता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इनवेलप कर्व। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।